पहला दिन। अजीब सी शुरुआत। हमारा घर, जो कि उत्तराखंड के एक छोटे से कस्बे रुद्रप्रयाग में था, शादी की तैयारियों से गुलजार था। मेरी माँ और चाची दिन रात मेहमानों की लिस्ट और खाने के मेन्यू में उलझी रहती थीं। शालिनी का परिवार दिल्ली से आ चुका था और वो लोग हमारे घर के पास एक पुराने गेस्ट हाउस में ठहरे थे। वो गेस्ट हाउस थोड़ा पुराना था, लेकिन कस्बे में यही एक जगह थी जो इतने सारे मेहमानों को ठहरा सकता था। पहली बार मुझे कुछ अजीब तब लगा जब शालिनी ने मुझे रात को फोन किया। उसकी आवाज में एक हल्की सी घबराहट थी। राघव, ये जगह कुछ ठीक नहीं लग रही, उसने कहा। मैंने हंसकर टाल दिया। अरे शालू, पुराना गेस्ट हाउस है, थोड़ा खटारा तो होगा ही, तुम डरपोक मत बनो। नहीं राघव, बात पुराने होने की नहीं है, कुछ और है। रात को मैंने खिड़की से बाहर देखा तो वहां एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में। वो बस मुझे घूर रही थी। उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने फिर हल्के से हंसने की कोशिश की। शालू, तुम थक गई हो, शादी का टेंशन है, सो जाओ, सुबह सब ठीक लगेगा। लेकिन मेरे मन में भी एक हल्का सा डर बैठ गया था। फिर भी मैंने खुद को समझाया कि यह बस उसका वहम होगा। दूसरा दिन, साये और सन्नाटा। अगले दिन मैं शालिनी से मिलने गेस्ट हाउस गया। वो थोड़ा चुप चुप सी थी, लेकिन उसने फिर से उस औरत की बात नहीं की। मैंने भी ज्यादा नहीं पूछा। दिन भर हमने शादी के कपड़े और ज्वेलरी की बातें की। लेकिन जैसे जैसे शाम ढलने लगी, मुझे गेस्ट हाउस का माहौल थोड़ा भारी सा लगने लगा। वहां की दीवारें पुरानी थीं और हर कोने में एक अजीब सी सनसनी थी, जैसे कोई आपको देख रहा हो। रात को जब मैं घर लौटा तो माँ ने मुझसे पूछा, राघव, शालिनी ठीक तो है ना? वो आज कुछ उदास सी लग रही थी। मैंने कहा, हाँ माँ, बस शादी का टेंशन होगा। लेकिन मेरे मन में वो सफेद साड़ी वाली औरत की बात बार बार आ रही थी। उसी रात करीब 2 बजे मेरा फोन बजा। शालिनी थी। उसकी आवाज में इतना डर था कि मेरी नींद उड़ गई। राघव, वो औरत, वो मेरे कमरे में थी। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। मैंने उसे देखा राघव, वो मेरे बेड के पास खड़ी थी। उसकी आंखें, वो खाली थीं। मैंने तुरंत कपड़े पहने और गेस्ट हाउस की ओर भागा। रास्ते में ठंडी हवा मेरे चेहरे पर चाकू की तरह चुभ रही थी। जब मैं वहां पहुंचा तो शालिनी अपने कमरे में कोने में सिकुड़ी हुई बैठी थी। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। मैंने उसे गले लगाया और पूछा, क्या हुआ शालू, बताओ मुझे। वो कांपते हुए बोली, वो औरत, वो दुल्हन की तरह सजी थी, लेकिन उसका चेहरा, राघव, उसका चेहरा इंसान का नहीं था। उसकी आंखें खाली थीं और मुंह जैसे सड़ा हुआ था। मैंने उसे चुप कराने की कोशिश की, लेकिन मेरे अंदर भी डर पनपने लगा था। तीसरा दिन, खौफ का साया। अगले दिन मैंने गेस्ट हाउस के मैनेजर रामलाल से बात की। वो एक बूढ़ा आदमी था जिसके चेहरे पर हमेशा एक रहस्यमयी मुस्कान रहती थी। मैंने उससे पूछा, रामलाल जी, इस गेस्ट हाउस में पहले कुछ हुआ है क्या? कोई अजीब सी बात? वो हंसते हुए बोला, अरे साहब, ये पुरानी इमारत है, लोग तरह तरह की कहानियां बनाते हैं, कुछ नहीं है यहां। लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे वो कुछ छिपा रहा हो। शाम को मैंने शालिनी को अपने घर बुला लिया। वो वहां से निकलना चाहती थी, लेकिन रात को फिर वही हुआ। शालिनी ने चीखकर मुझे जगाया, राघव, वो मेरे पीछे आई है, वो यहां है। मैंने कमरे की लाइट जलाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी कमरे में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे कोई ठंडी सांस आपके गले को छू रही हो। चौथा दिन, सच्चाई का खुलासा। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता था। मैंने अपने दोस्त विशाल को बुलाया, जो कि एक लोकल जर्नलिस्ट था। वो पुरानी कहानियों और इतिहास का शौकीन था। मैंने उसे सारी बात बताई। उसने कुछ देर सोचा और बोला, राघव, मुझे कुछ पता करना होगा, तुम शालिनी को संभालो, मैं कल सुबह बताता हूं। अगली सुबह विशाल ने मुझे फोन किया। उसकी आवाज गंभीर थी। राघव, उसका इतिहास अच्छा नहीं है। करीब 50 साल पहले वहां एक शादी होने वाली थी। दुल्हन का नाम था काजल। वो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन शादी से एक रात पहले उसकी लाश गेस्ट हाउस के पीछे वाले कुएं में मिली। लोग कहते हैं कि उसकी हत्या हुई थी। उसके बाद से कई लोगों ने वहां एक सफेद साड़ी वाली औरत को देखा है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। विशाल, ये सब सच है? मैंने पूछा। हाँ राघव, और एक बात और, लोग कहते हैं कि वो दुल्हन हर उस लड़की के पीछे पड़ती है जो शादी के लिए उस गेस्ट हाउस में रुकती है। जैसे वो जलन में हो। 5वां दिन, आखिरी रात मैंने शालिनी को तुरंत अपने घर में शिफ्ट कर दिया। लेकिन उस रात
कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। रात के करीब 3 बजे मैंने देखा कि शालिनी बिस्तर पर नहीं थी। मैंने उसे पूरे घर में ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तभी मुझे बाहर से एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई गा रहा हो। मैं बाहर भागा। हमारे घर के पीछे एक पुराना कुआं था जो सालों से बंद पड़ा था। वहां कुएं के पास शालिनी खड़ी थी। उसकी आंखें खाली थीं और वो एक पुराना गाना गुनगुना रही थी। उसके पास एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, चेहरा सड़ा हुआ और आंखें खाली। मैं चीखा, शालिनी! लेकिन वो औरत मेरी ओर मुड़ी और हंसी। उसकी हंसी ऐसी थी जैसे सैकड़ों कांच टूट रहे हों। मैंने शालिनी को खींचकर घर के अंदर ले गया। वो बेहोश हो चुकी थी। सुबह जब वो होश में आई तो उसने कुछ नहीं कहा, बस इतना बोली, राघव, वो मुझसे कुछ चाहती है। आखिरी मोड़ हमने शादी टाल दी। शालिनी के परिवार ने उसे दिल्ली वापस ले जाने का फैसला किया, लेकिन जाने से पहले शालिनी ने मुझसे कहा, राघव, वो औरत, वो काजल थी। उसने मुझसे कहा कि वो मुझे अपनी जगह लेना चाहती है। मैं आज भी उस रात दुल्हन। खौफ का दूसरा अध्याय। शालिनी की वो बात मेरे दिमाग में बार बार गूंज रही थी। वो मुझे अपनी जगह लेना चाहती है। मैं समझ नहीं पा रहा था कि इसका क्या मतलब है। क्या वो सचमुच किसी आत्मा की बात कर रही थी, या ये सब शादी के तनाव और उस पुराने गेस्ट हाउस के माहौल का नतीजा था? लेकिन उस रात कुएं के पास जो मैंने देखा था वो कोई वहम नहीं था। वो औरत, वो हंसी, वो मेरे साथ थी, मेरे पीछे थी। छठा दिन। साये का पीछा। शालिनी के परिवार ने उसे दिल्ली ले जाने का फैसला कर लिया था। मैंने मां से कहा कि मैं भी उनके साथ जाऊंगा। मां, शालिनी को अकेले नहीं छोड़ सकता, कुछ गलत हो रहा है। मां ने मेरी आंखों में देखा और बिना कुछ बोले सहमति दे दी। शायद वो भी समझ रही थी कि कुछ तो गड़बड़ है। हम दिल्ली के लिए निकल पड़े। रास्ते में शालिनी चुप थी। उसकी आंखें खिड़की के बाहर टिकी थीं, जैसे वो कुछ ढूंढ रही हो। मैंने उसका हाथ पकड़ा और पूछा, शालू, तुम ठीक तो हो ना? उसने मेरी ओर देखा, लेकिन उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। राघव, वो मेरे साथ है, मैं उसे महसूस कर सकती हूं। उसकी आवाज में डर था, लेकिन साथ में एक अजीब सा यकीन भी। दिल्ली पहुंचने के बाद हम शालिनी के घर गए। उसका परिवार बहुत परेशान था। उसकी माँ रीता आंटी बार बार मुझसे पूछ रही थीं, राघव, ये सब क्या हो रहा है? मेरी बेटी को क्या हुआ है? मैंने उन्हें सारी बात बताई। गेस्ट हाउस, वो सफेद साड़ी वाली औरत और विशाल की बताई काजल की कहानी। रीता आंटी का चेहरा सफेद पड़ गया। हमें किसी पंडित से बात करनी होगी, उन्होंने कहा। उसी रात शालिनी के पापा ने एक मशहूर तांत्रिक पंडित शिवनाथ को बुलाया। पंडित जी मझले कद के थे, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी ताकत थी। उन्होंने शालिनी को देखा और कुछ मंत्र पढ़े। फिर वो गंभीर हो गए। इस लड़की पर एक बहुत भारी साया है, उन्होंने कहा। यह कोई साधारण आत्मा नहीं है, यह बहुत पुरानी और गुस्से से भरी है। मैंने पूछा, पंडित जी, क्या इसका कोई हल है? उन्होंने मेरी ओर देखा और बोले, हल है, लेकिन आसान नहीं। इस आत्मा को शांत करने के लिए हमें उस जगह जाना होगा जहां इसकी कहानी शुरू हुई थी, वो गेस्ट हाउस। 7वां दिन। वापसी का डर। मैं और शालिनी अगले दिन रुद्रप्रयाग के लिए निकल पड़े। पंडित शिवनाथ और विशाल भी हमारे साथ थे। शालिनी का परिवार हमें रोकना चाहता था, लेकिन शालिनी ने कहा, मम्मी, अगर मैंने इसे अब खत्म नहीं किया तो ये मुझे कभी चैन से जीने नहीं देगी। उसकी आवाज में एक अजीब सी ताकत थी, जैसे वो डर के बावजूद हार मानने को तैयार नहीं थी। रास्ते में विशाल ने मुझे और जानकारी दी। उसने गेस्ट हाउस के पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले थे। राघव, काजल की कहानी और भी डरावनी है। वो जिस लड़के से शादी करने वाली थी, दिन उसका नाम था अविनाश। लोग कहते हैं कि अविनाश ने काजल को धोखा दिया था। उसने किसी और से शादी करने का फैसला किया और काजल को ठुकरा दिया। काजल ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसने खुद को उस कुएं में डुबो दिया, लेकिन उसकी आत्मा, वो आज भी अविनाश और उसकी दुल्हन से बदला लेना चाहती है। मैंने पूछा, लेकिन इसका शालिनी से क्या लेना देना? विशाल ने गहरी सांस ली और बोला, राघव, शालिनी की शक्ल वो काजल से बहुत मिलती है। शायद उसकी आत्मा को लगता है कि शालिनी वही दुल्हन है जिसने उसका सब कुछ छीना। यह सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने शालिनी की ओर देखा, जो अब भी खिड़की के बाहर देख रही थी। क्या सचमुच उसकी शक्ल काजल से मिलती थी, या यह सब एक भयानक संयोग था? 8वां दिन। गेस्ट हाउस का सामना। हम रुद्रप्रयाग पहुंचे।
गेस्ट हाउस का वो पुराना दरवाजा देखकर मेरे दिल में वही ठंडक सी दौड़ गई। रात हो चुकी थी और पंडित शिवनाथ ने कहा कि हमें सुबह तक इंतजार करना होगा। रात में वो आत्मा सबसे ज्यादा ताकतवर होती है, उन्होंने कहा। हमें सावधानी बरतनी होगी। उस रात हम गेस्ट हाउस के एक कमरे में रुके। शालिनी को मैंने अपने पास ही रखा। विशाल और पंडित जी पास के कमरे में थे। रात के करीब 1 बजे मुझे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ रहा हो। मैंने शालिनी को जगाया, लेकिन वो गहरी नींद में थी। मैंने उसे हिलाया, लेकिन वो नहीं उठी। उसका चेहरा एकदम शांत था, लेकिन उसकी सांसें वो बहुत धीमी थीं, जैसे वो नींद में नहीं किसी और दुनिया में थी। मैं घबरा गया। मैंने पंडित जी को बुलाया। वो आए और शालिनी के माथे पर कुछ राख मली। ये आत्मा उसका दिमाग काबू कर रही है, हमें अभी कुछ करना होगा। पंडित जी ने एक छोटा सा हवन शुरू किया। वो मंत्र पढ़ रहे थे और कमरे में धुआं फैल रहा था। तभी अचानक खिड़की की ओर से एक ठंडी हवा का झोंका आया। हवन की आग बुझ गई और फिर वो हंसी, वही हंसी जो मैंने कुएं के पास सुनी थी, कांच टूटने जैसी, के पारी के पॉजिटिव, रूह कंपा देने वाली। शालिनी की आंखें अचानक खुल गईं, लेकिन वो शालिनी नहीं थी। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। उसने मेरी ओर देखा और बोली, तूने मेरा सब कुछ छीन लिया, अब तेरा सब कुछ मेरा होगा। उसकी आवाज भारी थी, जैसे कई लोग एक साथ बोल रहे हों। मैं चीख पड़ा। पंडित जी ने तुरंत एक मंत्र पढ़ा और शालिनी के चेहरे पर पानी छिड़का। वो चीखी और फिर बेहोश हो गई। पंडित जी ने कहा, राघव, हमें कुएं के पास जाना होगा। यही वो जगह है जहां काजल की आत्मा बंधी है। अंतिम जंग सुबह होते ही हम उस कुएं के पास पहुंचे। वो कुआं सालों से बंद था, लेकिन उसकी दीवारों पर काई जमी थी और आसपास की हवा में एक अजीब सी बदबू थी। पंडित जी ने एक बड़ा सा हवन शुरू किया। उन्होंने शालिनी को कुएं के पास लेटाया और मंत्र पढ़ने लगे। तभी हवा तेज हो गई। आसमान में बादल घिर आए, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। और फिर वो आई, सफेद साड़ी में, चेहरा सड़ा हुआ और आंखें खाली। वो कुएं के पास खड़ी थी और शालिनी को घूर रही थी। मैं डर रहा था, लेकिन शालिनी के लिए मुझे यह करना था। मैंने हिम्मत जुटाई और काजल की ओर देखा। काजल, मैं गुस्से में जानता हूं तुम्हें दुख हुआ, लेकिन शालिनी ने तुम्हारा कुछ नहीं छीना। वो मुझसे प्यार करती है और मैं उससे। तुम्हारा दुख हम नहीं मिटा सकते, लेकिन तुम हमें दुख देकर क्या पाओगी? वो रुकी। उसकी खाली आंखें मेरी ओर मुड़ी। एक पल के लिए मुझे लगा कि वो सुन रही है, लेकिन फिर उसने चीखना शुरू किया। हवा और तेज हो गई। शालिनी की सांसें रुकने लगीं। पंडित जी ने मुझसे कहा, राघव, अब एक ही रास्ता है, हमें कुएं में कुछ डालना होगा, काजल की कोई निशानी। विशाल ने बताया कि गेस्ट हाउस के पुराने रिकॉर्ड्स में काजल की एक अंगूठी का जिक्र था, वो ये की, जो शायद कुएं के पास ही कहीं होगी। हमने मिलकर कुएं के आसपास की मिट्टी खोदी। घंटों की मेहनत के बाद हमें एक पुरानी जंग लगी अंगूठी मिली। पंडित जी ने उसे लिया और मंत्र पढ़ते हुए कुएं में डाल दिया। तभी एक भयानक चीख गूंजी। काजल की आत्मा कुएं के ऊपर मंडराने लगी। उसका चेहरा और डरावना हो गया, लेकिन धीरे धीरे वो धुंध में बदलने लगी। उसकी आखिरी चीख में दर्द था, लेकिन शायद राहत भी। वो गायब हो गई। शालिनी ने आंखें खोली। उसकी आंखें अब सामान्य थीं। वो रोने लगी और मुझसे लिपट गई। राघव, वो चली गई। मुझे अब आजादी मिल गई। अंत हमने शादी कुछ महीनों बाद की, लेकिन वो गेस्ट हाउस, वो कुआं, वो मेरे दिमाग से कभी नहीं गया। शालिनी अब ठीक है, लेकिन कभी कभी रात को वो अचानक जाग जाती है और कहती है, राघव, मुझे लगता है वो अभी भी कहीं है। मैं उसे चुप करा देता हूं, लेकिन सच कहूं, मुझे भी लगता है कि काजल की कहानी अभी पूरी नहीं हुई। शायद वो कहीं और है, शायद किसी और दुल्हन के पीछे। दुल्हन। खौफ का तीसरा अध्याय। शालिनी की वो बात मेरे दिल में चुप गई थी। राघव, मुझे लगता है वो अभी भी कहीं है। मैं उसे चुप करा देता था, लेकिन सच कहूं, मेरे मन में भी एक अजीब सा डर पनप रहा था। काजल की वो चीख, वो खाली आंखें, हंसी, क्या सचमुच वो चली गई थी या ये बस हमारी कल्पना थी? लेकिन उस कुएं के पास जो हुआ, वो कोई सपना नहीं था, वो हकीकत थी। 10वां दिन, शांत लेकिन अधूरी राहत। शादी को टालने के बाद हम दिल्ली वापस आ गए। शालिनी अपने घर में थी और मैं अपने फ्लैट में। लेकिन हर रात जब मैं सोने की कोशिश करता, मुझे लगता कि कोई मेरे कमरे में है। कभी खिड़की के पास हल्की सी आहट, कभी बिस्तर के नीचे से खटखट की आवाज।
मैंने खुद को समझाया कि यह सब मेरे दिमाग का वहम है। शालिनी के साथ जो हुआ उसने मुझे तोड़ दिया था, लेकिन फिर भी मैं उससे हर दिन बात करता, ये यकीन करने के लिए कि वो ठीक है। एक रात शालिनी ने मुझे फोन किया। उसकी आवाज फिर से वही थी, कांपती हुई, डरी हुई। राघव, मैंने उसे फिर देखा। वो मेरे कमरे में थी। वो मेरे दर्पण में थी। मैंने पूछा, को क्या तुमने क्या देखा शालू? साफ साफ बताओ। वो रोते हुए बोली, मैं रात को तैयार हो रही थी। दर्पण में मैंने अपनी परछाई देखी, लेकिन वो मैं नहीं थी, वो काजल थी। उसने मुझे देखा और मुस्कुराई। राघव, मुस्कान वो इंसानी नहीं थी। मैं तुरंत शालिनी के घर के लिए निकला। दिल्ली की सड़कें रात के 11 बजे सुनसान थीं। रास्ते में मुझे बार बार लग रहा था कि कोई मेरे पीछे है। मैंने अपनी कार का रियर व्यू मिरर देखा और एक पल के लिए मुझे लगा कि पीछे की सीट पर कोई बैठा है। मैंने ब्रेक मारी और पीछे मुड़ा। कोई नहीं था, लेकिन मेरे रोंगटे खड़े हो गए। शालिनी के घर पहुंचते ही मैंने उसे गले लगाया। वो कांप रही थी। राघव, मुझे लगता है वो मुझसे कुछ चाहती है। वो मुझे चैन से जीने नहीं देगी। मैंने उसे ढांढस बंधाया, लेकिन मेरे अंदर भी सवाल उठ रहे थे। क्या पंडित शिवनाथ का हवन नाकाम रहा था? क्या काजल की आत्मा अभी भी हमारे पीछे थी? 11वां दिन, पुरानी सच्चाई। अगले दिन मैंने विशाल को फोन किया। विशाल, कुछ तो गड़बड़ है। शालिनी फिर से उसे देख रही है। क्या हमने कुछ छोड़ दिया था? विशाल ने कहा, राघव, मैं और खोजबीन करता हूं, लेकिन तुम पंडित जी से फिर बात करो। मैंने पंडित शिवनाथ को बुलाया। वो दिल्ली में ही थे, किसी और केस पर काम कर रहे थे। जब मैंने उन्हें सारी बात बताई तो वो गंभीर हो गए। राघव, काजल की आत्मा को शांत करने के लिए हमने उसकी अंगूठी कुएं में डाली थी, लेकिन शायद उसका गुस्सा उससे कहीं बड़ा है। हमें उसकी पूरी कहानी जाननी होगी। पंडित जी ने सुझाव दिया कि हम रुद्रप्रयाग के कुछ पुराने लोगों से बात करें जो काजल के समय को जानते हों। मैं और विशाल फिर से रुद्रप्रयाग गए। शालिनी को मैंने उसके परिवार के साथ छोड़ा ताकि वो सुरक्षित रहे। रुद्रप्रयाग में हमने एक बूढ़ी औरत गंगा देवी से मुलाकात की। वो गेस्ट हाउस के पास ही रहती थी और काजल के समय को याद करती थी। उसने हमें बताया, काजल बहुत खूबसूरत थी, लेकिन अविनाश वो कमीना था। उसने काजल से शादी का वादा किया, लेकिन उसकी नजर किसी और पर थी, एक अमीर जमींदार की बेटी पर। काजल को जब यह पता चला तो वो टूट गई। उस रात जब वो गेस्ट हाउस में थी, किसी ने उसकी हत्या कर दी। लोग कहते हैं कि अविनाश ने ही उसे मरवा दिया ताकि वो उसकी राह से हट जाए। मैंने पूछा, लेकिन उसकी आत्मा इतनी गुस्से में क्यों है? गंगा देवी ने गहरी सांस ली और बोली, क्योंकि काजल को इंसाफ नहीं मिला। उसकी हत्या का राज आज तक राज ही रहा, और वो अंगूठी वो अविनाश ने उसे दी थी। वो उसका प्यार थी, लेकिन उसी ने उसे धोखा दिया। विशाल ने कहा, राघव, अगर काजल की आत्मा को शांति चाहिए तो हमें अविनाश का पता लगाना होगा। शायद वो अभी जिंदा हो। 12वां दिन, अविनाश का सच। विशाल की मदद से हमने अविनाश का पता लगाया। वो अब देहरादून में रहता था, एक रिटायर्ड बिजनेसमैन के तौर पर। वो 70 साल का हो चुका था, लेकिन उसका चेहरा देखकर लगता था कि उसे अपने अतीत का कोई पछतावा नहीं था। मैंने कहा, हम जानते हैं कि तुमने उसे धोखा दिया था और शायद तुमने उसकी हत्या भी करवाई थी। अविनाश ने गुस्से में मेज पर मुक्का मारा। बकवास मत करो, मैंने कुछ नहीं किया। वो खुद कुएं में कूद गई थी, लेकिन उसकी आंखों में वो सच नहीं था। विशाल ने दबाव डाला, अविनाश, सच बोलो। अगर तुमने कुछ छिपाया तो तुम्हारी जिंदगी भी खतरे में है। काजल की आत्मा आज भी भटक रही है। अविनाश चुप हो गया। फिर लंबी खामोशी के बाद वो टूट गया। मैंने उसे नहीं मारा, लेकिन मैंने उसे रोका भी नहीं। उस रात मेरे कुछ दोस्तों ने उसे डराने की कोशिश की थी। वो नहीं चाहते थे कि मैं काजल से शादी करूं। बात हाथ से निकल गई। वो कुएं में गिर गई। मैं डर गया था। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। मैं गुस्से से कांप रहा था। तुमने उसे मरने दिया और अब उसकी आत्मा मेरी मंगेतर के पीछे पड़ी है। अविनाश ने सिर झुका लिया। मुझे माफ कर दो, मैं हर रात उसकी चीख सुनता हूं। 13वां दिन, आखिरी कोशिश। अविनाश की बात सुनकर मुझे गुस्सा तो आया, लेकिन साथ में एक रास्ता भी दिखा। शायद काजल को इंसाफ चाहिए था। मैंने पंडित शिवनाथ को सारी बात बताई। उन्होंने कहा, राघव,
हमें अविनाश को उस कुएं के पास ले जाना होगा। काजल को उसका सच सुनना होगा। हम अविनाश को लेकर रुद्रप्रयाग लौटे। शालिनी भी हमारे साथ थी, हालांकि वो डरी हुई थी। रात को हम फिर से उस कुएं के पास पहुंचे। पंडित जी ने एक बड़ा हवन शुरू किया। अविनाश कांप रहा था। उसने कुएं की ओर देखा और बोला, काजल, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें धोखा दिया, मैंने तुम्हें मरने दिया। तभी हवा रुक गई। एक ठंडी सनसनी कमरे में फैल गई। काजल की परछाई फिर से दिखाई दी, लेकिन इस बार उसका चेहरा उतना डरावना नहीं था। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन गुस्सा कम लग रहा था। उसने अविनाश की ओर देखा और बोली, तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया, लेकिन अब मैं आजाद होना चाहती हूं। पंडित जी ने मंत्र पढ़े और कुएं में गंगा जल डाला। काजल की परछाई धीरे धीरे गायब होने लगी। उसकी आखिरी आवाज में एक हल्की सी राहत थी। शालिनी, तुम्हें मेरा दर्द नहीं झेलना पड़ेगा। शालिनी रो पड़ी। वो अविनाश की ओर मुड़ी और बोली, तुमने उसकी जिंदगी बर्बाद की, लेकिन मैं तुम्हें माफ करती हूं। अविनाश सिर झुकाए खड़ा रहा। अंतिम अध्याय, नई शुरुआत। काजल की आत्मा के जाने के बाद शालिनी धीरे धीरे सामान्य होने लगी। हमने कुछ महीनों बाद शादी की, लेकिन वो गेस्ट हाउस, वो कुआं और काजल की कहानी मेरे दिल में हमेशा के लिए बस गई। मैं आज भी सोचता हूं कि क्या काजल को सचमुच शांति मिली, या वो कहीं और भटक रही है, किसी और की कहानी में। शालिनी अब हंसती है, लेकिन कभी कभी उसकी आंखों में एक डर झलकता है। और मैं हर रात खिड़की बंद करना नहीं दुल्हन। खौफ का चौथा अध्याय। काजल की आत्मा के गायब होने के बाद एक अजीब सी शांति थी, लेकिन वो शांति मुझे झूठी लग रही थी। शालिनी की आंखों में जो डर था वो कम नहीं हुआ था। वो बार बार कहती, राघव, मुझे लगता है वो अभी भी मेरे आसपास है। मैं उसे हिम्मत देता, लेकिन मेरे अंदर भी एक सवाल बार बार उठता था। क्या काजल सचमुच चली गई थी, या वो अभी भी हमारी जिंदगी में कहीं छिपी थी, किसी नए खतरे के साथ? 14वां दिन। अंधेरे का नया साया। शादी को टालने के बाद हम दिल्ली में थे। शालिनी अपने परिवार के साथ थी और मैं पद्मैन अपने फ्लैट में। लेकिन हर रात जब मैं सोने की कोशिश करता, मुझे लगता कि कोई मेरे कमरे में है। कभी खिड़की के पास हल्की सी साए साए, कभी दरवाजे के पास खटखट। मैंने इसे अपने दिमाग का वहम समझने की कोशिश की, लेकिन उस रात जब शालिनी ने फोन किया, मेरा दिल धक से रह गया। राघव, उसकी आवाज कांप रही थी। वो फिर आई। वो मेरे कमरे में थी। मैंने उसे अपने दर्पण में देखा। मैंने पूछा, शालू, साफ साफ बताओ, क्या हुआ? वो रोते हुए बोली, मैं रात को तैयार हो रही थी। दर्पण में मैंने अपनी परछाई देखी, लेकिन वो मैं नहीं थी, वो काजल थी। उसने मुझे देखा और वो मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान, राघव, वो इंसानी नहीं थी। उसकी आंखें खाली थीं और मुंह जैसे सड़ा हुआ था। मैंने तुरंत कार की चाबी उठाई और शालिनी के घर की ओर भागा। दिल्ली की सड़कें रात के 12 बजे सुनसान थीं। रास्ते में मुझे बार बार लग रहा था कि कोई मेरी कार के पीछे है। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा और एक पल के लिए मुझे लगा कि पीछे की सीट पर कोई बैठा है, सफेद साड़ी में, सिर झुकाए। मैंने ब्रेक मारी और पीछे मुड़ा। कोई नहीं था, लेकिन मेरी सांसें थम गई थीं। शालिनी के घर पहुंचा तो वो कोने में सिकुड़ी हुई थी, अपने घुटनों में सिर छिपाए। उसकी मां रीता आंटी घबराई हुई थी। राघव, ये क्या हो रहा है? मेरी बेटी को क्या हो गया है? मैंने शालिनी को गले लगाया और पूछा, शालू, अब क्या हुआ? वो कांपते हुए बोली, वो मुझसे कुछ चाहती है राघव। उसने दर्पण में कहा, तू मेरी जगह नहीं ले सकती। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने उसे चुप कराया, लेकिन मेरे दिमाग में सवाल घूम रहे थे। पंडित शिवनाथ ने कहा था कि काजल की आत्मा को शांति मिल गई है, तो फिर ये क्या था? भूलता, क्योंकि मुझे लगता है कहीं वो हंसी फिर से न सुनाई दे। 15वां दिन। छिपा हुआ राज। अगले दिन मैंने विशाल और पंडित शिवनाथ को बुलाया। मैंने उन्हें सारी बात बताई। पंडित जी का चेहरा गंभीर हो गया। राघव, ऐसा लगता है कि काजल की आत्मा पूरी तरह शांत नहीं हुई। उसकी कोई और निशानी बची है जो उसे इस दुनिया से बांधे रख रही है, या फिर कोई और है जो उसे वापस बुला रहा है। कोई और? मैंने हैरानी से पूछा। पंडित जी ने कहा, कभी कभी आत्माएं अकेले नहीं भटकती। कोई और ताकत, कोई और आत्मा या कोई इंसान उन्हें बुला सकता है। हमें यह पता लगाना होगा कि काजल को कौन वापस खींच रहा है। विशाल ने सुझाव दिया, राघव, हमें गेस्ट हाउस के मैनेजर रामलाल से फिर बात करनी चाहिए। मुझे लगता है वो कुछ छिपा रहा है।
मैंने सहमति दी। रामलाल की वो रहस्यमयी मुस्कान मुझे हमेशा खटकती थी। हम फिर से रुद्रप्रयाग गए। शालिनी को मैंने दिल्ली में ही छोड़ा, उसकी माँ और भाई के साथ। गेस्ट हाउस पहुंचते ही वो पुराना डर फिर से मेरे अंदर जाग गया। रामलाल हमें देखकर थोड़ा घबरा गया। साहब, आप लोग फिर आए, अब क्या हुआ? मैंने सीधे सवाल किया। रामलाल, तुम काजल की कहानी के बारे में सब कुछ जानते हो, कुछ छिपा रहे हो, बोलो। वो हंसने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। विशाल ने दबाव डाला। रामलाल, अगर तुमने कुछ छिपाया तो तुम भी इस आत्मा के गुस्से से नहीं बच पाओगे। रामलाल टूट गया। उसने कांपते हुए बताया, साहब, मैं उस समय जवान था। मैं गेस्ट हाउस में काम करता था जब काजल की मौत हुई। लेकिन यह सिर्फ अविनाश की गलती नहीं थी। काजल की सास यानी अविनाश की मां शकुंतला ने उसे मरवा दिया था। वो नहीं चाहती थी कि काजल उनके खानदान में आए। उसने अपने नौकरों से काजल को कुएं में धकेलवाया। मेरे होश उड़ गए। और तुमने ये बात इतने सालों तक छिपाए रखी? रामलाल ने सिर झुकाया। मुझे डर था साहब। शकुंतला बहुत ताकतवर औरत थी। उसने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने मुंह खोला तो मेरे परिवार को मार देगी। विशाल ने पूछा, शकुंतला अब कहां है? रामलाल ने धीरे से कहा, वो कई साल पहले मर गई, लेकिन लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा भी उस गेस्ट हाउस में भटकती है। शायद वो काजल को शांत नहीं होने दे रही। 16वां दिन, 2 आत्माओं का टकराव। ये नई जानकारी मेरे लिए किसी बम से कम नहीं थी। क्या काजल की आत्मा सिर्फ अविनाश से नहीं बल्कि शकुंतला से भी बदला लेना चाहती थी? और क्या शकुंतला की आत्मा अब भी काजल को रोक रही थी? मैंने पंडित शिवनाथ को यह सब बताया। पंडित जी ने गहरी सांस ली। राघव, बहुत जटिल मामला है। 2 आत्माएं, दोनों गुस्से और बदले की भावना से भरी हुई। हमें दोनों को शांत करना होगा, लेकिन इसके लिए हमें गेस्ट हाउस में एक बड़ा अनुष्ठान करना होगा और शालिनी को भी वहां होना होगा। मैं घबरा गया। शालिनी को? लेकिन वो डरी हुई है पंडित जी। उन्होंने कहा, राघव, काजल की आत्मा शालिनी से जुड़ी है। शायद उसकी शक्ल की वजह से या शायद किसी और वजह से। अगर शालिनी वहां नहीं होगी तो यह अनुष्ठान कामयाब नहीं होगा। मैंने शालिनी से बात की। वो डरी हुई थी, लेकिन उसने हिम्मत दिखाई। राघव, अगर ये मेरी जिंदगी का आखिरी डर है तो मैं इसका सामना करूंगी। मैं थक गई हूं भागने से। 17वां दिन, आखिरी रात हम फिर से गेस्ट हाउस पहुंचे। रात का समय था और आसमान में घने बादल छाए थे। पंडित जी ने गेस्ट हाउस के हॉल में एक बड़ा हवन शुरू किया। शालिनी मेरे पास बैठी थी। उसका हाथ मेरे हाथ में था। विशाल और रामलाल भी वहां थे। पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। हवा ठंडी हो गई और कमरे में एक अजीब सी बदबू फैलने लगी। तभी मुझे खिड़की के पास एक साया दिखा। वो काजल थी, लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी। उसके पीछे एक और परछाई थी, एक बूढ़ी औरत जिसके चेहरे पर क्रूरता थी। शकुंतला। शालिनी चीख पड़ी, राघव, वो दोनों यहां हैं। मैंने उसे कसकर पकड़ा। पंडित जी ने मंत्र और तेज किए। तभी काजल की आत्मा ने चीखना शुरू किया, शकुंतला, तूने मेरा सब कुछ छीन लिया। शकुंतला की परछाई ने जवाब दिया, तू मेरे बेटे के लायक नहीं थी, तू एक अभिशाप थी। दोनों आत्माओं का टकराव इतना भयानक था कि हवन की आग तेज हो गई। पंडित जी ने चिल्लाकर कहा, राघव, शालिनी को कुएं के पास ले जाओ, हमें वहां अंतिम मंत्र पढ़ना होगा। मैं शालिनी को लेकर कुएं की ओर भागा। पंडित जी और विशाल हमारे पीछे थे। कुएं के पास पहुंचते ही दोनों आत्माएं वहां प्रकट हुईं। काजल का गुस्सा और शकुंतला की क्रूरता एक दूसरे से टकरा रही थी। पंडित जी ने आखिरी मंत्र पढ़ा और कुएं में गंगा जल के साथ कुछ जड़ी बूटियां डाली। तभी एक भयानक चीख गूंजी। काजल और शकुंतला दोनों धुंध में बदलने लगी। काजल की आत्मा ने आखिरी बार शालिनी की ओर देखा और कहा, मुझे माफ कर देना। शकुंतला की आत्मा चीखती रही, लेकिन वो भी गायब हो गई। कुआं एकदम शांत हो गया। अंतिम अध्याय। आजादी। उस रात के बाद शालिनी को फिर कभी काजल नहीं दिखी। हमने कुछ महीनों बाद शादी की। गेस्ट हाउस को बाद में तोड़ दिया गया और उस कुएं को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन कभी कभी जब मैं और शालिनी अकेले होते हैं, वो चुपके से कहती हैं, राघव, मुझे लगता है काजल अब शांत है, लेकिन शकुंतला, वो शायद अभी भी कहीं है। मैं उसे चुप करा देता हूं, लेकिन रात को जब हवा में हल्की सी साए साए होती है, मैं खिड़की बंद करना नहीं भूलता।